नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिप्रवाह लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके के 50 वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे। और दोस्तों, ये ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर ऐसी ही क्लास आप प्रतिदिन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये सन जरूर याद रखना, 78 ईस्वी बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया। यवनिका मतलब होता है दोस्तों पर्दा। तो भारतीय रंगमंच में जो पर्दा है इसका शुभारंभ यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सीयू की किसकी रचना है। तो भाई सीयू की ह्वेनसांग की रचना है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है सीयू की, तो ये ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग को दोस्तों यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और ह्वेनसांग वही व्यक्ति है कि जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये एक चीनी यात्री था और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हिंदू, बौद्ध एवं जैन से। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एलोरा की जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, इन सभी का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। और चालुक्य वंश का शासक था दोस्तों विक्रमादित्य द्वितीय, जिसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भाई, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन ये इसे पूरा नहीं करवाया था। ठीक है, उसका निर्माण पूरा किसने करवाया, तो वो कराया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो इस वजह से इसको पूरा कराने का जो श्रेय है वो है इल्तुतमिश को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे। तो आपका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसने दोस्तों 4 कर लगाए थे, खराज, खम्स, जजिया और जकात। तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो भाई, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया। तो दोस्तों, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की जो संधि थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए नेशन इज़ मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ए नेशन इज़ मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की नीति का दोष लगाया है। तो दोस्तों, ये लगाया है बाल गंगाधर तिलक ने। यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा गया है। और ये कहा था सर वेलेंटाइन शिरोल ने। ठीक है भैया, किसने कहा था, तो ये कहा था सर वेलेंटाइन शिरोल ने। इन्होंने ही नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। और दोस्तों, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है
उसमें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ के प्रकाशक को क्या कहा जाता है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा रहे ऊंचा हमारा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये जो झंडा गीत है, ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। अगर आपसे पूछा है कि बताइए वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, तो राज्यपाल का मासिक वेतन 4 लाख रुपए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। हाल हो सकता है आपने इनका नाम जीवी मावलंकर पढ़ा हो, तो इनको शॉर्ट में जीवी मावलंकर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिव एक्ट, जिसे नियामक अधिनियम भी कहा जाता है, के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था? तो धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सतह से प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित होने वाली सूर्य ताप की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों एल्बिडो। इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की किसी सतह पर सूर्य ताप की जो मात्रा आएगी, ठीक है, यानी कि आने वाली मात्रा और उसी सतह से परावर्तित होकर जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा, तो इन दोनों का अनुपात यानी कि आने वाली सूर्य ताप की जो किरणें हैं उसकी आने वाली मात्रा का अनुपात और वहाँ से फिर जाने वाली मात्रा का अनुपात, इन दोनों अनुपात को क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है? तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है, तो वो है 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र राज्य में है के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो दक्कन का पठार है इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है और दक्कन का पठार किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैशाखी नाम से जाना जाता है। पंबा नदी पर स्थित पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये है केरल राज्य की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। और अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किसके टाइम पे हुई थी, तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल पे, यानी कि 1872 में। उस समय कौन था? तो वो था लॉर्ड मेयो। और इसके बाद में किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है। दोस्तों आगरा भी चर्म उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसे ही दोस्तों कोलकाता भी है और पटना भी है। तो इन सारे कुछ जिले ऐसे हैं जो चर्म उद्योग के बहुत बड़े केंद्र हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है दाहेज बंदरगाह जो कि गुजरात में है। तो इस दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। किसे धान की डलिया कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान की डलिया कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री ने की थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत यशवंत सिन्हा नामक वित्त मंत्री ने की थी। यानी कि वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे यशवंत सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। हीलियम, लिथियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जियॉन, रेडॉन, ये कौन सी दोस्तों गैसें हैं? तो ये हैं उत्कृष्ट गैसें। ठीक है दोस्तों, देखो उत्कृष्ट गैसें यानी कि अक्रिय गैसें। उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है और इनकी संख्या कुल 6 है। कौन कौन सी? तो वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान। ठीक है, मैं शायद लिथियम बोल गया था दोस्तों। लिथियम सबसे हल्की धातु है। गैसों को दोस्तों याद रखना कौन कौन सी हैं। तो वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान। ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं और इन्हें ही अक्रिय गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? चाहे क्वेश्चन में कोशिका का शक्ति केंद्र लिखा हो या कोशिका का पावर हाउस कहा हो, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आँख के अंदर भरे जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आँख के अंदर भरे जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई प्रणाली में मात्रक वाट होता है। प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें फोटॉन कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर 1000 क्वेश्चंस की क्लास आने वाली है दोस्तों। वो एक ऐसी क्लास है जो सभी परीक्षा को उसमें निचोड़ है। इसलिए दोस्तों उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और पूरा ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, वो 1000 क्वेश्चंस की क्लास है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस साथ बिता देते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।